हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा अधिगम। अब अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें चाहे एच टेट हो, सी टेट हो या रीट हो, तो उन सब में जो अधिगम होता है उससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यानी लगभग जो हमारा CDP होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है अधिगम, जो फर्स्ट ही चैप्टर रहता है। तो आज हम डिटेल में अधिगम के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है जनक, यानी जो अधिगम का कॉन्सेप्ट देने वाला सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक था, यानी अधिगम का जनक जो माना जाता है वो हमारा होगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। यानी सबसे पहले जो अधिगम पे काम किया था, अधिगम के बारे में उसने कॉन्सेप्ट दिया था, बताया था, तो वो हमारा रहेगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसने अधिगम पे ही अपना सिद्धांत बनाया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी वो हमारी होती है, जिससे हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो भी हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एक यहाँ से फिर क्वेश्चन आता कि आधुनिक अधिगम का जनक, यानी इसने तो सबसे पहले दिया था। फिर जो आधुनिक अधिगम का जो जनक माना जाता है तो वो हमारा रहेगा हरमन हेविंगहास। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अब जो हमारा अधिगम होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रोसेस होती है, या यानी हम उसको क्या बोलेंगे, अधिगम जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसका अधिगम शुरू हो जाता है, और जब तक वो मृत्यु नहीं होती, उसकी मरता नहीं, तब तक उसका अधिगम चलता रहता है। यानी अधिगम हमारी वो प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक प्रक्रिया कहते हैं। अगर अब हम यहाँ पे देखें जो सामान्य अर्थ, यानी जो अधिगम का जो शब्द का जो अर्थ होता है तो वो होता है सीखना। यानी कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। लेकिन इसका जो व्यापक अर्थ होता है वो क्या होता है, व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। और उसमें 4 जो है ऑप्शन बना दिए जाते हैं, तो उनमें इसी तरह से सेम से ऑप्शन आएंगे। लेकिन उसमें हमें एक शब्द याद रखना है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम हमारा क्या होगा, जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में, वही हमारा अधिगम होता है। तो ये शब्द हमें ढूंढना है, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अधिगम होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। अगर हम अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव अधिगम हो जाता है। और अगर हम गलत चीज़ें सीख रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव अधिगम हो जाती है, नेगेटिव लर्निंग हो जाती है। तो व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है तो वो 2 टाइप का होगा हमारा। एक क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, और एक अस्थायी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो अस्थायी परिवर्तन है वो यहाँ पे हम उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। हमने पढ़ा था कि जो व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे स्थायी परिवर्तन। तो जो स्थायी परिवर्तन होता है वो आधारित होता है जैसे अभ्यास पे और अनुभव पे। हम जो अभ्यास करते हैं, बार बार किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, अनुभव होता है। तो उसी से हम अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो वो फिर हमारी क्या हो जाती है, स्थायी हो जाता है वो ज्ञान, वो लर्निंग जो है वो स्थायी हो जाती है, लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। तो जो हमारा व्यवहार रहेगा वो स्थायी रहेगा, ये हमें ध्यान रखना, वही हमारी लर्निंग होगी जिसमें हमारा व्यवहार अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। ये नाम हमें याद रखना, अपेक्षाकृत स्थायी वाला। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो लर्निंग है वो हमारी, वो किस टाइप की प्रोसेस होती है, उसकी क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो अधिगम होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, यानी सोशल प्रोसेस होती है। यानी जो भी हम अगर कुछ सीख रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके सीख सकते हैं। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो फिर वहाँ पे एक अच्छी लर्निंग नहीं हो सकती। इसीलिए जो सामाजिक अधिगम, या जो हमारा जो अधिगम होता है उसको एक सामाजिक क्रिया माना जाता है। एक यहाँ पे होता है कि सीखना क्या होगा, अडेप्टेशन या फिर अनुकूलन की प्रक्रिया है। जैसे हम सीखते हैं उसके बाद हम अच्छे से किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं।
जैसे अगर आपको अच्छा ज्ञान है तो आप किसी भी जगह पर जा कर के रह सकते हैं, वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपका नॉलेज अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, आपकी भाषा अच्छी है, तो हम किसी भी कंट्री में जा कर के भी रह सकते हैं। और अगर हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का तो हम इजीली जो है सरवाइव नहीं कर पाते। तो अधिगम क्या होता है, एक अडेप्टेशन को, जो अडेप्टेशन की प्रोसेस होती है, जैसे हम सीखते हैं तो उसी से हमें क्या करना आता है, अनुकूलन करना आता है। अनुकूलन क्या होता है कि हम होते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वही क्या हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसका अधिगम शुरू हो जाता है, और जीवन पर्यंत जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसका अधिगम चलता रहता है। फिर चाहे वो किसी भी एज में हो, आपने सुना होगा कि लोग ऐसे कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यानी क्या होता है कि जो सीखना होता है वो हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस होती है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है हमारा अधिगम। और अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या होता है, कुछ भी अगर हम सीख रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसके लिए हमारे दिमाग, हमारा जो है बुद्धि भी होनी चाहिए, यानी मानसिक जो मेंटल स्टेटस है हमारा वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमें बुद्धि नहीं है हमारे अंदर तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाते। जैसे आपने देखा होगा कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं तो वो कुछ सीख नहीं पाते, जो मेंटल होते हैं दिमाग से, तो वो जो है वो लर्निंग नहीं कर पाते। उसको चाहे कितना भी सिखा दो तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो लर्निंग के लिए जो मानसिक स्टेटस है हमारा वो भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। क्योंकि अधिगम जो करना होता है वो आसान नहीं होता, वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ता है। तो अधिगम जो होती है एक जटिल या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होगा कि लर्नर जो हमारा रहेगा वो उसकी एक्टिव भागीदारी होनी चाहिए। यानी लर्नर जो है वो सक्रिय रहेगा तो ही हम जो है वो सीख पाएगा। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि जो लर्नर रहेगा वो एक्टिव होगा तब तो उसकी लर्निंग होगी। अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो फिर चीज़ें नहीं सीख पाएगा। इसी तरह से क्या है कि जो अधिगम प्रक्रिया होती है हमारी, उसमें गलतियां या फिर त्रुटि जो है वो होना स्वाभाविक होता है। यानी बच्चा क्या करेगा, गलती करेगा, फिर वो गलतियों से ही सीखता है। जैसे कहते हैं ना कि गलतियां होनी चाहिए क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। तो इसी तरह से कि अधिगम का जो प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, गलतियां होती है, उससे फिर वो बार बार क्या करता है, ट्राई करता है, फिर से गलती करता है, फिर से ट्राई करता है, लेकिन उसी से वो ट्रायल एंड एरर करके ही सीखता है। इसीलिए अधिगम में गलतियां होना भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है अधिगम का। जिससे हमें क्या पता चलता है, जैसे बच्चे ने कोई गलती करी तो उससे हम क्या करेंगे, जो भी हमें हमारा अधिगम करता होता है, जो स्टूडेंट होता है, तो उसकी चिंतन प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। यानी हमें उससे पता चलेगा कि बच्चे ने कहाँ गलती करी है, उसको क्या समझ नहीं आ रहा, वो मतलब वो क्या सोच रहा है उस चीज़ के बारे में। तो उसकी जो मन की बात होती है, उसका जो चिंतन होता है, चिंतन प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। जब वो गलतियाँ करता है फिर क्या करते हैं हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने तरीके में, या सीखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम चेंज भी कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो गलतियों से क्या होता है कि बच्चा सीखता है, इसलिए गलतियों को एक महत्वपूर्ण वहाँ पे स्थान मिला हुआ है अधिगम के अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अधिगम होता है तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी अधिगम की। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि परिभाषा दे करके पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो यहाँ पे अलग अलग हम इम्पोर्टेंट जो है हमारे वही यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला क्या रहेगा, हिलगार्ड। हिलगार्ड ने क्या कहा कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य का प्रारंभ होता है। तो एक शब्द हमें ध्यान रखना है, उससे हम इसको याद रख सकते हैं। यानी हिलगार्ड ने क्या कहा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को प्रारंभ करना ही क्या होता है, अधिगम होता है। तो ये हिलगार्ड की रहेगी। नेक्स्ट हमारा था स्किनर। स्किनर ने क्या कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। तो ये शब्द हमें याद रख लेना। स्किनर ने क्या बताया, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, हमारा अडेप्टेशन जो है वो अच्छा हो पाता है इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये कहा था स्किनर ने। नेक्स्ट है यहाँ पे वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा कि नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों के अर्जन को ही हम अधिगम कहते हैं। यानी अगर हमने नया ज्ञान सीखा है, नई
परिस्थितियों में हमने क्या किया है, एडजस्ट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नई परिस्थितियों में हमने जो नया ज्ञान सीखा है, अर्जन किया है। अर्जन करने का मतलब होता है कि ग्रहण करना, यानी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अधिगम बोल देते हैं। तो ये वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों में जो अर्जन हमने या अर्जन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोल देते हैं, अधिगम बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो की, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि ज्ञान, आदत व कौशलों का जो अर्जन होता है वही हमारा अधिगम होता है। यानी हमने कोई ज्ञान सीखा है या फिर कोई आदत सीखी है या कोई कौशल स्किल हमने डेवलप करी है हमारे अंदर, तो वही क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है, लर्निंग हो जाती है। तो ये कुछ हमारी परिभाषा थी जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब हम देखेंगे कि जो अधिगम हम कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कारक कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा परिवार। तो हमारा जो परिवार का वातावरण कैसा है, हमारे परिवार की स्थिति कैसी है, उसमें जो बड़े हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बच्चा देख करके ही सीखता है। तो जो लर्निंग करता है बच्चा, जो अधिगम होता है, उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा उसकी परिवार की, उसकी फैमिली की कंडीशन कैसी है। दूसरा, उसमें स्कूल का वातावरण कैसा है। अगर स्कूल का अच्छा वातावरण, कोऑपरेटिव वातावरण रहेगा, अच्छे टीचर हैं, अच्छे फ्रेंड हैं उसके साथ, तो फिर वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें वो सीख पाएगा। एक यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो स्कूल का या फिर क्लास का जो वातावरण कैसा है। तो क्लास का वातावरण अगर अच्छा होगा, सहयोगात्मक होगा या फिर सकारात्मक होगा, यानी कोऑपरेटिव होगा, तो बच्चा जो है वो अच्छे से लर्निंग कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो हमारी कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं जो उसकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो पहला, उसकी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह का है, उसकी शारीरिक और मानसिक स्टेटस कैसा है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो सीख पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं, वो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। अगर टीचर अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा तो फिर भी वो सीखने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, टीचर चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा दो, उनको पढ़ना नहीं होता, वो हमेशा गलत चीज़ों पे ध्यान देते हैं, नेगेटिव चीज़ों को वो देखते हैं। तो इस तरह का उसका मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट कैसा है बच्चे का, उसका स्टेटस कैसा है, वो भी डिपेंड करता है, उसकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिससे बच्चा लगातार बीमार रहता है, मन से बीमार है, तो वो भी क्या करता है, वो अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाता, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है रुचि, इंटरेस्ट, यानी बच्चे का जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं उस सीखने में उसका कितना इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा, और अगर उसका इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, अच्छी रुचि है, तो फिर वो सीख पाएगा। इसीलिए क्लास में इंटरेस्ट होना, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना भी ज़रूरी होता है। वो टीचर का काम होता है कि सबसे पहले बच्चों को जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप करे जो भी वो चीज़ पढ़ाने वाला है उसमें, ताकि वो अच्छे से सीख पाए। एक होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी क्या करता है कि सीखने में एक हाईवे का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चा जो अंदर से अगर मोटिवेट होगा ना, तो फिर वो चीज़ें अच्छे से सीख पाता है। तो अभिप्रेरणा भी लर्निंग को पूरी पूरी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा संवेग, इमोशन कैसे हैं बच्चे के। एक पॉजिटिव इमोशन होता है, एक नेगेटिव इमोशन होता है। यानी एक तो ऐसा बच्चे रहेगा कि उस आशा है उसके अंदर, हर्ष है, खुश है रहता है, वो हर चीज़ में स्नेह है, यानी सबसे प्यार से बात करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हम बोल सकते हैं उसका। तो वो क्या करता है, वो लर्निंग जल्दी कर लेता है अच्छे से। जो अगर कोई भी चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं तो वो क्या करता है, एक ही बार में सीख जाता है। लेकिन एक बच्चा होता है, नेगेटिव इमोशन है उसके अंदर, वो हर चीज़ को नेगेटिव सोचता है, टीचर से डरता है, कोई अगर डाउट आ जाता है तो वो पूछने से डरता है कि मुझे शायद ना बताएं, डांटे। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है बच्चे का, इस तरह का जो इमोशन उसके अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर लर्निंग में बाधा डालते हैं, उसको अच्छे से सीखने में हेल्प नहीं करते। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो भी वो नेगेटिव इमोशन में आ जाते हैं। एक यहाँ पे जो आयु होती है, एज होती है, फिर मेच्योरिटी होती है बच्चे की, वो भी सीखने को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि हम छोटे बच्चे को जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चा, तो हम उसको फिफ्थ क्लास का नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ कि उसको समझ पाए। तो एज पे डिपेंड करता है लर्निंग भी। एक उसका सांस्कृतिक संदर्भ, यानी उसका जो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वो भी बच्चे की जो लर्निंग होती है उसको पूरा पूरा इफेक्ट करता है।
अब यहाँ पे कुछ कारक है हमारे टीचर से रिलेटेड, यानी जो टीचर से रिलेटेड जो कारक होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से। पहला हमारा विषय वस्तु की प्रकृति, यानी जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसका नेचर कैसा है, उस विषय का वो सब्जेक्ट किस तरह का है, वो भी क्या करता है, लर्निंग को इफेक्ट करता है। एक विषय का ज्ञान, यानी जो टीचर है हमारा उसको उस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, वो किस तरह से समझा रहा है, कितना वो बच्चे को समझा पा रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है, वो भी इफेक्ट करता है लर्निंग को। एक होता है शिक्षण की विधियाँ, यानी जो मेथड टीचर ने यूज किए हैं टीचिंग के लिए, तो वो किस तरह के मेथड है। क्योंकि अगर हम बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें अगर हम उसको दिखा करके पढ़ाएंगे या फिर जो जीवन से जोड़ करके अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा लर्निंग कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो जो टीचर ने मेथड यूज किए हैं वो भी इफ़ेक्ट करेगा। और यहाँ पे जो टीचर है हमारा वो कितना एक्टिव होकर के बच्चे को पढ़ा रहा है, क्योंकि टीचर ही एक्टिव नहीं होगा तो फिर बच्चे कैसे एक्टिव होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अधिगम कर्व या फिर अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि जो अधिगम के वक्र दिए थे वो हरमन हैविंग हास ने दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अधिगम वक्र क्या होता है कि अधिगम, इसमें क्या होता है कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो चेंज होती रहती है, उसमें बदलाव होता रहता है, यानी यह एकदम हासिल नहीं की जा सकती। कोई भी चीज़ है हम एक बार पढ़ते ही नहीं सीख सकते, उसको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, कभी ज़्यादा पढ़ते हैं कभी कम पढ़ते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि जो अधिगम होता है उसको हम एकदम से हासिल नहीं कर पाते, अधिगम कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार ही बदलता रहता है। तो इसी तरह अधिगम कितना, जो अधिगम होता है वो कितने टाइम में कितना अधिगम हुआ, उन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, तब हमारा जो वक्र निकल करके आता है इसमें। तो वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वक्र यहाँ पे डेवलप होते हैं, अलग अलग वक्र हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अधिगम के वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना है, अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है सरल रेखे या फिर शून्य त्वरित वक्र। त्वरण क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे किसी की स्पीड में कम ज़्यादा होती रहती है तो वो उसमें क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। लेकिन वो अगर सेम स्पीड में चल रहा है तो फिर वो जीरो उसमें त्वरण होता है। तो इसी तरह से हमारा ये वक्र होता है, जैसे सरल रेखे वक्र बोल सकते हैं हम इसको, या फिर शून्य त्वरित वक्र बोल देंगे। तो इसमें क्या होगा कि सरल रेखे वक्र एक ही दिशा में गमन करता है, समान निष्पादन वक्र भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे इसमें जो अधिगम ये और टाइम के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो सेम गति से चलता रहता है, बराबर बराबर, है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सरल रेखीय गति। तो हमें यहाँ पे एक सरल रेखा मिलती है, इसीलिए हम इसको सरल रेखीय गति बोल देते हैं। तो यहाँ पे उसके बिहेवियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, उसके अधिगम में कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा, वो लगातार सेम गति से चल रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सरल रेखीय वक्र। एक यहाँ पे आएगा हमारा अवतल त्वरित वक्र या फिर कॉनकेव, इसको इंग्लिश में बोल देंगे। या फिर हमें जो नाम याद रखना है वो ये पॉजिटिव वक्र, ये या नाम जो है हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में जो है नाम चेंज नहीं होता। तो पॉजिटिव वक्र क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव कर्व यहाँ पे क्या होगा, इसमें पहले अधिगम की गति धीमी होती है फिर तेज हो जाती है, इसमें एक पठार भी बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा अधिगम की मात्रा है या फिर रेट है वो कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो इसमें क्या होगा कि पहले तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे फिर एकदम से पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव है, क्योंकि पहले इसमें गति कम थी लेकिन बाद में बढ़ रही है। जैसे हमने पढ़ना शुरू किया और हमें नहीं पता कि किस तरह से पढ़ना, अगर हमें किसी ने गाइड कर दिया तो फिर हम क्या करते हैं, लगातार उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। और या फिर हम ऐसे ऐसे इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी एग्ज़ाम की डेट पास आ जाती है, पहले हमारे पास टाइम होता तब तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की फाइनल डेट आ जाती है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप का वक्र जो होता है वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव कर्व हो जाता है। और इस तरह से हमें इसमें ये लाइन मिलती है, पहले ये नीचे रहेगी फिर ऊपर जा कर के बढ़ जाएगी, तो ये हमारा पॉजिटिव वक्र आ जाएगा, पॉजिटिव कर्व आ जाएगा।
एक यहाँ पे है उत्तल त्वरित वक्र, कॉनकेव कर्व बोल देंगे इसको, या फिर नेगेटिव, ये नाम हमें याद रखना है, नेगेटिव कर्व। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले अधिगम की गति तेज होती है, बाद में धीमी हो जाती है, इसमें भी एक पठार बनता है। पठार क्या, इस तरह से ये आकर के अगर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये एक पठार जैसा लग रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पठार। तो इसमें ऐसे ये आकर के कम होता जाता है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, एक पठार बन जाता है, एक रुकावट बन जाती है। तो इस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पहले तो गति क्या रहेगी, धीमी रहेगी, बाद में तेज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने किसी भी पेपर का फॉर्म लगाया है, कोई भी एग्ज़ाम की डेट आई है, तो डेट आती है तब क्या करते हैं हम, जैसे एक दो दिन तो हम लगातार दिन रात पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे उसको कम कर देते हैं पढ़ना, मतलब एक दो दिन का जो शौक होता है जल्दी जल्दी करने का, फिर वो क्या हो जाता है कि मन बह जाता है कि अब नहीं पढ़ेंगे। तो पहले तो हम स्पीड में पढ़ते हैं, दो तीन दिन लगातार पढ़ते हैं, फिर बाद में उसको कम कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव कर्व आ जाता है उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सर्पिलाकार वक्र, या फिर हम इसको एस शेप वक्र भी बोल देते हैं, सीढ़ी नुमा भी बोल देते हैं। तो इसमें इस तरह से हमारा आता है, इस तरह से ऐसे इस तरह का वक्र हमें इसमें मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अधिगम की गति कभी तेज कभी धीमी हो जाती है। जैसे कभी कभी अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हैं, तो हम दो चार दिन अच्छे से पढ़ लेते, फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर से मन करता है तो दो चार दिन अच्छे से पढ़ लेते, फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसमें जिग जैग इस तरह से चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये हमारा सर्पिलाकार हमें यहाँ पे मिलता है, सर्प के जैसे, सर्प ऐसे चलता है इस तरह से। तो इसमें अधिगम का हम सही अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई हमने कितना सीखा, क्योंकि चार दिन हम पढ़ेंगे फिर एक महीने छोड़ देंगे तो फिर वो भूल जाते हैं, बराबर हो जाती है बात। तो इसमें कोई अधिगम जो है उसका सही अनुमान नहीं लगा सकते हम। और ये इस तरह से आया, तो इसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा पठार बनते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, दो से ज़्यादा पठार बनते हैं। और पठार क्या होता है कि पढ़ने में मन ना लगना, पढ़ाई को छोड़ देना, तो वही क्या हो जाता है, पठार हो जाता है। अब जो पठार पढ़ने के कारण होते हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे थकान है हमें तो हम नहीं पढ़ पाते, अरुचि, मन नहीं कर रहा, रुचि नहीं है हमारे अंदर, इंटरेस्ट नहीं है, तो भी हम नहीं पढ़ते। जैसे बीमार हो जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो इनके कारण क्या होता है, फिर पठार बन जाता है। एक यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अधिगम अगर शून्य है ना, तो फिर उसमें सरल रेखीय वक्र हमें मिलता है, यानी वहाँ पे कोई अधिगम नहीं हो रहा, वो शून्य है, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो तब हमें कैसा वक्र मिलता है, सरल रेखीय वक्र, जब अधिगम क्या है हमारा, शून्य है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।